ओके बच्चों, तो हम लोग अब आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास जो बच्चों हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं इलिप्स का। और इलिप्स में जो आप बातें जानते हैं और उससे ज्यादा बात आज आपको जानने को मिलेंगी। सबसे पहले आप लोग अगर हेडिंग डालना चाहें तो यहाँ पर हेडिंग डाल सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसका एडवांस लेवल, जेईई मेंस लेवल, या आप अगर आगे इंजीनियरिंग करना चाहें तो उसका कैसे यूज करना है वो आप सीखेंगे। सबसे पहले बच्चों आपको करना ये होता है कि जैसे आपने क्या क्या सीखा एक बार उसको आप रिव्यू कर लीजिए। आपने बच्चों ये सीखा था कि जैसे कोई एलिप्स है तो एलिप्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब आप इस स्टेज पे एलिप्स का फॉर्मेशन करना जानते हैं तो एलिप्स का फॉर्मेशन आप अपने आप से भी कर सकते हैं। तो मैं एलिप्स का फॉर्मेशन दोबारा करने की कोशिश कर रहा हूं, आप भी एलिप्स बनाइए। तो दिस इज द इलिप्स। तो देखिए बच्चों, मैंने आपकी स्क्रीन पर अभी इलिप्स बनाए हैं। इस इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और यहां पर जो ए होता है वो बी से बड़ा होता है। इसको हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड इलिप्स। और अगर हम इसमें बाकी नोटेशंस दिखाना चाहें तो हम नोटेशंस भी दिखा सकते हैं जो आपको बताए गए थे। जैसे वर्टिसेस उसके होते हैं a, 0 माइनस a, 0। तो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट का मतलब ये होता है कि जो मेजर एक्सिस है उसके एंड के कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वही वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स माने जाते हैं। तो जो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट है वो सभी बच्चों को पता होते हैं प्लस माइनस a, 0। और बच्चों जो मेजर एक्सिस होती है उस मेजर एक्सिस की लेंथ होती है 2a। मेजर एक्सिस की जो लेंथ होती है बच्चों वो 2a के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 2a। उसके अलावा बच्चों अगर इसमें दो फोकस होते हैं तो उसमें दो डायरेक्ट्रिक्स भी होती है। एक फोकस है आपका AE, 0, दूसरा फोकस है बच्चों आपका माइनस AE, 0। तो बच्चों मैंने आपको क्या बताया कि अगर दो फोकस होगी तो उसकी दो डायरेक्ट्रिक्स होंगी। तो देखिए मैंने दोनों डायरेक्ट्रिक्स आपकी स्क्रीन पे जस्ट अभी बनाई है। तो अगर हम फोकस का प्लूरल कहें तो उसको हम फोकाई के नाम से जानते हैं। फोकस का प्लूरल इज फोकाई। फोकस का प्लूरल क्या होता है? फोकाई। तो बच्चों फोकाई की कोऑर्डिनेट क्या हो गए? वो हो गए प्लस माइनस AE, 0। इसकी इक्वेशन होती है x इक्वल टू a बाई ई और इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है x इक्वल टू माइनस a बाई ई। होपफुली आपको इतनी सारी बातें बहुत अच्छे से याद आ गई होंगी। और आपको ये भी याद आ गया होगा कि जो कॉर्ड फोकस से पास करती है और एक्सिस ऑफ इलिप्स के परपेंडिकुलर होगी उसे हम क्या कहेंगे? लेटस रेक्टम। तो बच्चों ये जो लेटस रेक्टम होती है उसकी लेंथ ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि लेटस रेक्टम की लेंथ यहाँ पे होती है 2b स्क्वायर बाई ए। लेटस रेक्टम की लेंथ होती है 2b स्क्वायर बाई ए। तो बच्चे ये वो बातें हैं जो सभी लोग जानते हैं, तो आपको भी ये बातें पता होगी। तो मेजर एक्सिस 2a हो गई और माइनर एक्सिस अगर आप लिखना चाहें तो माइनर एक्सिस की लेंथ होती है 2b। ठीक है, तो ये सारी बातें आप पहले से भी जानते हैं, आपने फिर से समझ ली। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे डिस्कशन करते हैं कुछ और बातों का। जैसे अब हम क्या करेंगे, एक जनरल सा इलिप्स बनाएंगे और उसमें कई सारी बातों को समझेंगे। जैसे बच्चों अगर मैं कोई इलिप्स बनाता हूं, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर कोई पैराबोला बनता है तो उस पैराबोला का पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होता है? वो होता है 80 स्क्वायर 280। सभी बच्चों को पता है। उसी तरीके से बच्चों इलिप्स का फॉर्मेशन हम करते हैं और इलिप्स का पैरामीट्रिक फॉर्म, उस पे टैंजेंट की इक्वेशन, जो भी बातें होती है उसको भी यहां पर समझने की कोशिश करते हैं जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों हम लोगों ने यहां पर क्या किया, एक पॉइंट कंसिडर किया है x1 y1 और x1 y1 कंसिडर करके हमने उस पे ड्रॉ की है टैंजेंट। तो ये बच्चों मैंने एक टैंजेंट ड्रॉ की है एट पॉइंट P। अगर हम इस P पॉइंट पे टैंजेंट की इक्वेशन लिखना चाहें तो उसका एक स्टैंडर्ड होता है, आप उसको यूज कर सकते हैं t इक्वल टू 0। और यदि आपको स्टैंडर्ड नहीं यूज करना है तो आप डिफरेंशिएट करके भी कर सकते हैं। तो ये दो मेथड है, लेकिन बेसिकली मैंने आपको सिखा रखा है कि जो कर्व की इक्वेशन होती है उसे हम लोग s से रिप्रेजेंट करते हैं, जो होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो बच्चों ये जो s है, कर्व की इक्वेशन, कर्व आपका कोई भी हो, किसी भी तरह का हो, चाहे पैराबोला हो चाहे हाइपरबोला हो, कर्व की इक्वेशन को हम लोग s से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों ये आपके कर्व की इक्वेशन।
और अगर हम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना चाहें तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो हम आपको ऑल्टरनेटिव मेथड से भी सिखा चुके हैं कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को किस तरह से लिखा जाए। तो आपके पास दो मेथड होते हैं, या तो आप डिफरेंशिएशन को यूज करें, तब आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को लिखिए, या बिना डिफरेंशिएशन को यूज करें आप जो टेंजेंट की इक्वेशन होती है वो t इक्वल टू 0 करके लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे बच्चों, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं x इंटू x1 से, तो जहां s की इक्वेशन में x स्क्वायर है उसको x इंटू x1 से रिप्लेस कर दीजिए, जहां y स्क्वायर है उसको y इंटू y1 से रिप्लेस कर दीजिए, तो आपके पास बच्चों ये टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। तो बच्चों ये टेंजेंट की इक्वेशन लिखना बेहद आसान काम था आपके लिए जो आपने लिखी। लेकिन अगर हम इस टेंजेंट का स्लोप निकालना चाहें तो स्लोप भी निकाल सकते हैं। तो बच्चों जैसे आपको याद होगा कि अगर आप पैराबोला लेते थे y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो उसमें टेंजेंट का स्लोप होता था 2a बाय y1, यदि आपको याद हो। अब आपके सामने इलिप्स है, तो इलिप्स में टेंजेंट का स्लोप क्या होगा ये भी आपको याद रखना होगा, तभी आप किसी भी पैरामीट्रिक पॉइंट पे जाकर के डायरेक्ट इस टेंजेंट की इक्वेशन इलिप्स पे लिख सकते हैं, क्योंकि जो पैरामीट्रिक फॉर्म आपका हाइपरबोला का होता है, इलिप्स का होता है, पैराबोला का होता है, वो सबके लगभग सेम होते हैं। तो सबसे पहले बच्चों अगर हम उसको स्लोप निकालना चाहें इस टेंजेंट की इक्वेशन का, तो स्लोप होता है बच्चों माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, तो कोफिशिएंट ऑफ x है x1 अपॉन a स्क्वायर, और कोफिशिएंट ऑफ y वो है y1 अपॉन b स्क्वायर। तो बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ इस कर्व पे जो तुमने टेंजेंट ड्रॉ की है उसका स्लोप क्या है, तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं माइनस बी x1 माइनस बी स्क्वायर x1 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर y1। और यही जो स्लोप होता था वो आप पैराबोला की इक्वेशन में भी लिखते थे, और पैराबोला की इक्वेशन अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको बताता हूं, आप इस तरह से लिखते थे और उस पे आप ये वर्किंग लगाते थे t इक्वल टू 0 वाली, तो वो इक्वेशन आपके पास कुछ इस तरह से बनती थी। अगर आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपको सारी चीजें वापस याद आ जाएगी। दिस इज y1 माइनस 2a टाइम्स x प्लस x1 इक्वल टू 0, और यदि आप उसको और भी सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा y1 माइनस 2ax माइनस 2ax1 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों आपको करना क्या होगा, इसमें टेंजेंट की इक्वेशन आपके पास आ गई तो उसका स्लोप निकालना है। तो स्लोप क्या होता था, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, तो कोफिशिएंट ऑफ y y। तो बच्चों याद रखिए जब आपके पास पैराबोला था तो पैराबोला में टेंजेंट का जो स्लोप था वो ये था, और मैंने आपको नॉर्मल का भी स्लोप बताया था, तो नॉर्मल का स्लोप क्या था, वो ये था माइनस y1 बाय 2a। तो आप डायरेक्टली क्या कर रहे थे, पैरामीट्रिक फॉर्म में उस पैराबोला की इक्वेशंस वगैरह, टेंजेंट्स वगैरह, नॉर्मल वगैरह सब आप लिख ले रहे थे। लेकिन बच्चों अब यही काम आपको किसके लिए करना है, इलिप्स के लिए करना है। इसलिए पहले मैंने वही काम किया जो पैराबोला में किया था। सबसे पहले मैंने t बराबर 0 किया और टेंजेंट जो इस इलिप्स पे है उसका स्लोप निकाला, तो उसका स्लोप निकल के आया है माइनस बी स्क्वायर x1 अपॉन a स्क्वायर y1। तो आई थिंक आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि इलिप्स में टेंजेंट का जो स्लोप है वो ये होता है, और नॉर्मल का जो स्लोप होगा वो -1/m होगा, जिसको बहुत आसान से लिखना जानते हैं। अब बच्चों हमारे पास यहाँ पर कुछ और बातें हैं, वो आपको समझनी होगी कि वो हमें अब आगे कैसे करनी है। चलिए सबसे पहले बच्चों अब हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामीट्रिक फॉर्म, जो आपका मेन काम है। दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामीट्रिक फॉर्म। तो सबसे पहले बच्चों आपको याद होगा जैसे कि पैराबोला में पैरामीटर t होता है, यानी कोई पॉइंट अगर हमें कंसिडर करना हो तो वो 80 स्क्वायर 280 टाइप का होता है। उसी तरीके से बच्चों यहाँ पे भी यही काम होता है, इसी तरीके से बच्चों यहाँ पे भी यही काम होता है। यहाँ पे जो पैरामीटर होता है इलिप्स में उसे हम थीटा से कंसिडर करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होती है इन केस ऑफ इलिप्स वो आपको समझनी पड़ेगी। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एक इलिप्स का डायग्राम बनाते हैं। तो इलिप्स का डायग्राम ये मैं जस्ट आपके सामने दोबारा बना रहा हूं, तो सभी बच्चे अपनी कॉपी में इलिप्स का डायग्राम दोबारा बना सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि दोबारा बनाने की, बना नहीं है। तो दिस इज द इलिप्स।
ये हो गया बच्चों एलिप्स। अब बच्चों अगर ध्यान से देखिए तो ये जो एलिप्स है आपका, इसमें पैरामीट्रिक फॉर्म जो होता है वो हम लोग इस तरह से कंसिडर करते हैं, दिस इज a cos थीटा, b sin थीटा। तो बच्चों आपसे कभी भी पूछा जाए कि एलिप्स का पैरामीट्रिक पॉइंट क्या होता है, तो आप तुरंत बताएंगे वो थीटा होता है, और थीटा का मतलब ये होता है कि वो a cos थीटा, b sin थीटा को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज द पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ एलिप्स। तो ये बच्चों आपको हर कीमत पे याद रखना होगा कि ये पैरामीट्रिक फॉर्म होता है एलिप्स का। अगर हम टेंजेंट की इक्वेशन लिखना चाहें तो हम इस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन दो तरीके से लिख सकते हैं। या तो हम पीछे वाले कंसेप्ट को यूज करेंगे। पीछे वाला कंसेप्ट क्या था, दिस इज y माइनस y1 की जगह क्या है b sin थीटा इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, और टेंजेंट का स्लोप बच्चों मैंने आपको बता रखा है वो है माइनस बी स्क्वायर x1 अपॉन a स्क्वायर y1, जस्ट मैंने अभी पीछे लिखा है। तो बच्चों ये पॉइंट जो है ये x1 y1 की तरह ही ट्रीट हो रहा है, टाइम्स x माइनस x1 की जगह बच्चों क्या है a cos थीटा। तो बच्चों अगर आप यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, x1 की जगह a cos थीटा, y1 की जगह b sin थीटा, तो आपके पास 100% टेंजेंट की इक्वेशन पैरामीट्रिक फॉर्म में आ जाएगी। लेकिन यदि आपको स्लोप याद नहीं रहता है कि स्लोप इसका टेंजेंट का माइनस बी स्क्वायर x1 अपॉन ए स्क्वायर y1 होता है, यदि बात आपको नहीं याद रहती है तो आप डायरेक्टली भी टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हैं। उसके लिए पहले आपको s लिखना पड़ेगा। तो s होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, और जो टेंजेंट होती है उसकी इक्वेशन होती है t इक्वल टू 0। तो बच्चों टेंजेंट की जो इक्वेशन लिखेंगे वो होगी x इंटू x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस y इंटू y1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये आपके पास काम हो गया कंप्लीट। इसी को हम लोग कहते हैं किसकी इक्वेशन, टेंजेंट की इक्वेशन। तो बच्चों अगर आपको भरोसा ना हो तो अगर आप इस टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे तो ये स्लोप वही निकलेगा जो मैंने ऑलरेडी आपको सिखा रखा है। ठीक है, तो बच्चों टेंजेंट की इक्वेशन अगर आप डायरेक्टली भी लिखना चाहें पैरामीट्रिक फॉर्म में तो आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये फर्दर सिंप्लीफाई होकर के आ जाएगी, दिस इज x cos थीटा अपॉन a प्लस y sin थीटा अपॉन b माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामीट्रिक फॉर्म। तो सभी बच्चों को याद रखनी होगी कि एलिप्स में पैरामीट्रिक फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, ये सभी बच्चे आज के बाद याद रखेंगे। दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामीट्रिक फॉर्म, इन पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ एलिप्स। तो बच्चों जितनी बातें हमने आपको बताई है उनको ध्यान से रिव्यू भी करते रहिए। यदि आप रिव्यू नहीं करेंगे तो भी इसमें दिक्कत की बात है। तो बच्चों अगर आप टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हैं तो आप नॉर्मल की इक्वेशन भी लिख सकते हैं। बस नॉर्मल में आपको क्या करना होगा, ये जो स्लोप है उस स्लोप को आपको -1/m यानी a स्क्वायर y1 अपॉन b स्क्वायर x1 से रिप्लेस करना होगा। तो एलिप्स के नॉर्मल की इक्वेशन भी आप बेहद आसान तरीके से लिख सकते हैं। अब बच्चों मैंने आपको कुछ और बातें भी बताई थी, उन बातों को भी हम लोग देख लेते हैं। लेट्स से मैंने आपके सामने फिर से एक एलिप्स बनाया। एलिप्स बनाने के बाद हमने क्या किया, उसमें हमने कंडीशन ऑफ टेंजेंसी को आपको दोबारा सिखा दिया। जैसे मैंने आपको सिखाया था कि कोई भी लाइन, जैसे कोई भी लाइन अगर किसी भी कर्व पे टेंजेंट होती है तो लाइन की इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, y इक्वल टू mx प्लस c होती है। और कर्व की इक्वेशन तो आप जान ही रहे हैं कि मैं एलिप्स पढ़ा रहा हूं तो कर्व की इक्वेशन बार बार वही रहेगी। और मैंने आपको बताया था कि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी x में उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 करेंगे तो आपके पास कंडीशन ऑफ टेंजेंसी भी यहां पर निकल करके आती है। तो बस हम यहाँ पर क्या बताने जा रहे हैं, हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, जो आपको एकदम रट चुकी होगी अब तक कि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी सर ने क्या सिखाई थी। तो सर ने क्या बताया था, सर ने सिर्फ इतना बताया था कि ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई की जगह बच्चों पुट कर दो एम एक्स प्लस सी अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, ये बनेगी बच्चों क्वाड्रेटिक इन एक्स, ये एक्स में क्वाड्रेटिक बनेगी। और बच्चों ये जो लाइन है और ये कर्व है ये एक ही जगह आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, यानी एक ही रूट चाहिए। तो एक रूट किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कब होता है, जब उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 हो।
तो बच्चों ऐसे केस को हम यूज करेंगे और यूज करने पर आपके पास सी की वैल्यू निकल के आएगी। तो बच्चों सी की वैल्यू होती है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चों ये रिलेशन निकल के आता है, यानी बच्चों सी की वैल्यू होती है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप कहोगे सर सी की दो वैल्यूज है, यानी कि एक बार में दो टेंजेंट्स ड्रॉ होती है। एग्जैक्टली बच्चों, और वो दोनों टेंजेंट्स आपस में पैरेलल होती हैं, क्योंकि एक टेंजेंट जैसे आपको ऊपर दिखाई दे रही है वैसी एक टेंजेंट नीचे होती है, ठीक ठीक पैरेलल लाइन। तो बच्चों आपको कभी भी लाइन की या में टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और c की वैल्यू क्या होती है बच्चों, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज द जनरल टेंजेंट फॉर एनी इलिप्स। आप उसको किसी भी फॉर्म में ऐसे कंपेयर कर लीजिए तो आपके पास पॉइंट निकल आएगा। इसके अलावा बच्चों आप ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है ये भी निकाल सकते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना काफी आसान काम होता है। यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी उसके दो इक्वल रूट्स होते हैं, तो उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो होता है x इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए। तो जो माइनस बी बाई टू ए पॉइंट होगा उससे आपका ये पॉइंट निकल आएगा, और अगर x आएगा तो x डाल के आप y भी निकाल सकते हैं। तो आई थिंक बच्चों आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी एलिप्स के केस में मैंने आपको क्या सिखाई थी। अब बच्चों हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं ताकि हम समझ पाए कि क्वेश्चंस यहाँ पर असली में अभी हम लोग कर पा रहे या नहीं कर पा रहे। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग एक दो क्वेश्चंस करके देखते हैं। तो बच्चों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, उस पहले क्वेश्चन को आप रिव्यू करिए और आराम से देखिए। पहला क्वेश्चन है बच्चों, अ tangent to the ellipse, a tangent to the ellipse, ellipse है बच्चों आपका x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 4, ठीक है। A tangent to the ellipse meets the ellipse x square plus 2y square equal to 6 at P and Q, ठीक। तो ध्यान से देखिए बच्चों, क्वेश्चन लिखा है a tangent to the ellipse meets the ellipse at point P and Q, prove that, लिखा है prove that the tangents at P and Q of ellipse x square plus 2y square equal to 6 are at right angle। तो बच्चों अगर क्वेश्चन को आप रिव्यू करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। कोई भी क्वेश्चन अगर ना समझ में आए तो उस क्वेश्चन को 2 या 3 बार पहले पढ़ा जाता है। सबसे पहले बच्चों देखिए आपके पास क्या दिया है, एक एलिप्स दिया है। अगर आप एलिप्स देखें तो एलिप्स की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये बच्चों स्टैंडर्ड एलिप्स नहीं है, इसको स्टैंडर्ड एलिप्स में कन्वर्ट करने के लिए हम पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड करेंगे। तो बच्चों ये आपका एक स्टैंडर्ड एलिप्स बन गया। और बच्चों जो दूसरी एलिप्स की इक्वेशन है वो भी स्टैंडर्ड नहीं है, उसको भी हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। वो है एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 6, और पूरी इक्वेशन को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 6 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। तो बच्चों अगर हम पहले वाले एलिप्स पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो हम पहले वाले एलिप्स पे एक पॉइंट ले लेते हैं थीटा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि टेंजेंट्स जब हम बात करेंगे नॉर्मल की बात करेंगे तो सबसे पहले हमारा आसान कंसेप्ट ये होता है कि हम उस पर एक पैरामीटर कंसिडर कर लें थीटा। और मैंने बताया था कि जिस तरह से पैराबोला में पैरामीट्रिक फॉर्म होता है 80 स्क्वायर 280, उसी तरीके से एलिप्स में होता है a cos थीटा b sin थीटा। तो बच्चों आपको इस इक्वेशन को जब आप कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 से, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 1 है। यानी इस वाली एलिप्स का जो पैरामीटर फॉर्म होगा दिस इज a cos थीटा b sin थीटा, यानी 1 sin थीटा, यानी 2 cos थीटा 1 sin थीटा। तो बच्चों ये पहला वाला जो एलिप्स है एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 4, उसमें मैंने एक पैरामीटर कंसीडर किया दैट इज थीटा। अब हम इस पर टैंजेंट की इक्वेशन लिखते हैं, तो ध्यान से देखते रहिए। यानी इक्वेशन ऑफ टैंजेंट ऑन
एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो बच्चों टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, t इक्वल टू 0, उसको यूज करिए। कैसे लिखेंगे, x इंटू x1 अपॉन a प्लस y इंटू y1 अपॉन b माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये बच्चों कितना हो गया, ये हो गया x cos थीटा बाई 2 प्लस y sin थीटा बाई 1 इक्वल टू 1। तो बच्चों ध्यान से देखिए, अभी हमने जो आपका पहला एलिप्स दिया था उस पे टैंजेंट की इक्वेशन लिखी है, ठीक है। अब बच्चों ये जो टैंजेंट है ये दूसरे एलिप्स को मीट करती है, कहां पर, P और Q पर मीट करती है, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, जो पहले एलिप्स पे हमने टैंजेंट ड्रॉ किया है, पहला एलिप्स आपका कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 4। क्वेश्चन में लिखा है जब हम इस एलिप्स पे टैंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो दूसरे एलिप्स कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 6 पर कहां मीट करती है, मीट करती है वो P और Q पर। तो बच्चों इस बात को आप यहां पर लिखिए, तभी क्वेश्चन आप समझ पाएंगे। तो आप यहां पे लिखिए, इट कट्स इक्वेशन 2 एट P एंड Q, ठीक है, समझ में आया। तो ये जो टैंजेंट है वो क्या करती है, जो दूसरा एलिप्स है उसकी इक्वेशन को 2 मान लीजिए, कहां मीट करती है, P और Q पर। एंड सपोज tangent at P and Q meet at H, K। और हमने और क्या मान लिया कि H, P और Q पर जो डाली गई टेंजेंट है वो कहां मीट करती है, H, K पर मीट करती है, ठीक है। समझ में आ गया सभी बच्चों को, क्योंकि क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि P और Q पॉइंट पे जो डाली गई टेंजेंट है वो क्या करती है, राइट एंगल पे मीट करती है, ठीक है ना, साफ साफ लिखा होगा। तो हमने क्या कर दिया कि P और Q पर डाली गई टेंजेंट का एक मीटिंग पॉइंट डिसाइड कर लिया, वो है H, K। और अगर आप इस बात को समझना चाहें तो उस बात को पूरा आपको डायग्राम वाइज समझ भी आ रहा होगा। तो सबसे पहले अब बच्चों हम लोग क्या लिखेंगे, अब हम लोग इसके डायग्राम को एक बार समझ लेते हैं तो और ज्यादा समझ में आएगा। तो सबसे पहले बच्चों हम इसका एक डायग्राम कंसिडर कर लेते हैं। सबसे पहले बच्चों हम एक एलिप्स बनाते हैं, तो एक छोटा सा एलिप्स बनाते हैं, उसके बाद आपको सारी चीजें यहां पर क्लियर होने लगेंगी। तो बच्चों मैंने आपकी स्क्रीन पे एक एलिप्स बनाई, ये एलिप्स की इक्वेशन नंबर 1 है, यानी इस एलिप्स की इक्वेशन है दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ठीक है। क्या लिखा है, इस एलिप्स पे डाली गई क्या, टेंजेंट कहां मीट करती है, दूसरे एलिप्स को मीट करती है पॉइंट P और Q पर। तो बच्चों चलो इस एलिप्स पे हम लोग एक टैंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो ये मैंने इस एलिप्स पे एक टैंजेंट ड्रॉ कर दी, ठीक है, इस एलिप्स पे एक टैंजेंट ड्रॉ कर दी। और यदि आप कम समझ पा रहे हैं तो टैंजेंट हम खिसका के बना लेते हैं। देखिए मैंने दोबारा टैंजेंट इस पे ड्रॉ कर दी, ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हैं आप। अब ये जो टैंजेंट है, ये टैंजेंट क्या करती है, दूसरे इलिप्स को मीट करती है, कहां मीट करती है, P और Q पे। तो बच्चों बगल में एक दूसरा इलिप्स आप और बना लीजिए, भले चाहे बगल में बना लीजिए चाहे उसके नीचे बना लीजिए, जहां आपका मन हो वहां बना लीजिए। तो अगर आप बनाना चाहें तो आप इस तरह से बना सकते हैं, मैं आपको बना करके दे रहा हूं। तो ये देखिए आपके सामने एक दूसरा इलिप्स बन करके तैयार हो गया। और यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो उस पे डाली गई जो टेंजेंट है वो इस एलिप्स पे मीट करती है, कहां पर, पॉइंट P और Q पर। तो देखो बच्चों ये पॉइंट P हो गया और ये पॉइंट Q हो गया। फिर क्वेश्चन में लिखा है कि P और Q पर जो डाली गई टेंजेंट है वो राइट एंगल पे मीट करती है। तो बच्चों P पे डाली गई टेंजेंट और ये Q पे डाली गई टेंजेंट ये कहां मीट करती है, राइट एंगल ट्रायंगल पे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इनका मीटिंग पॉइंट डिसाइड कर लिया H, K, ठीक, समझ में आ गया। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो टैंजेंट है, यानी कि ये वाली टेंजेंट जिसको मैं मार्क कर रहा हूं, ये देखिए ये जो लाइन है जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूं, ये लाइन दो काम कर रही है। क्या लाइन दो काम कर रही है, तुम कहोगे सर ये जो लाइन है वो पहले वाले इलिप्स के लिए टैंजेंट है। ध्यान से देखिए, ये लाइन की इक्वेशन अभी आपने निकाली है, ये पहले वाले इलिप्स के लिए क्या है, टैंजेंट है, जिसको मैं ग्रीन कलर से मार्क कर रहा हूं। इस टैंजेंट की इक्वेशन आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं पैरामीटर फॉर्म में। लेकिन यही लाइन जो है
ये दूसरे वाले इलिप्स के लिए क्या है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है। यही जो लाइन है वो दूसरे वाले इलिप्स के लिए क्या है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो अब इस लाइन की इक्वेशन को आप दो तरीके से लिख रहे हैं, एक तो आपने पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखा, अब आप उसको कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। तो बच्चों कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन भी ऑलरेडी मैंने बताई है कि उसकी इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट इज t इक्वल टू 0। तो बच्चों इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट इज t इक्वल टू 0। तो बच्चों कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन लिखो और इस पहले इस कर्व की भी इक्वेशन लिख लो। कर्व की इक्वेशन है बच्चों वो है x स्क्वायर बाय 6 प्लस वाई स्क्वायर बाई 3 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो बच्चों इस पे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन लिखिए, कैसे लिखेंगे, h कॉमा k के रिस्पेक्ट पे x स्क्वायर को लिखेंगे x इंटू x1 अपॉन 6, y स्क्वायर को y इंटू y1 अपॉन 3 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो बच्चों आपने देखा कि आपने दो तरीके से इस पूरी ग्रीन वाली लाइन की इक्वेशन निकाली है। इससे पहले आपने इसकी इक्वेशन क्या निकाली थी वो भी आप लिख लीजिए। इसकी इक्वेशन थी x cos थीटा बाई 2 प्लस y sin थीटा बाई 1 इज इक्वल टू 1। तो बच्चों आपने दो तरीके से इस लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर दिया। और बच्चों है तो दोनों सेम लाइंस, अगर लाइंस सेम होती है तो उनके कोफिशिएंट्स के रेशियो क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो आप क्या लिखोगे कि ये जो लाइंस है, मतलब इस लाइन को मान लो 3 नंबर है और ये मान लो 4 नंबर है, ठीक है। ये जो लाइंस है एक को मान लो ये 1 नंबर इक्वेशन है तुम्हारी, ये 2 नंबर इक्वेशन है और नीचे ये 3 नंबर और ये 4, ठीक है। ये दोनों लाइंस है तो सेम ही, क्योंकि वो एक के रिस्पेक्ट में कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का काम कर रही है और एक के रिस्पेक्ट में टेंजेंट का काम कर रही है। और यदि लाइन सेम होती है तो उनके कोफिशिएंट्स के रेशियो क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो आप ऐसे लिख लो कि लाइंस 3 and 4 are same, hence the ratio of coefficients are equal। क्या होंगे, इक्वल। तो बच्चों कोफिशिएंट्स के रेशियो इक्वल कर दीजिए, तो यानी कि x के कोफिशिएंट्स डिवाइड करके उनके रेशियो इक्वल करिए, फिर y के, फिर कांस्टेंट। तो अगर आप नहीं कर पा रहे तो मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। देखिए आपकी पहली इक्वेशन है x cos थीटा बाई 2 y sin थीटा बाई 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और बच्चों आपकी दूसरी लाइन है hx अपॉन 6 प्लस ky बाई 3 माइनस 1 इक्वल टू 0। और यदि कोफिशिएंट्स के रेशियो सेम होते हैं तो कैसे लिखते हैं उसको आप देख लीजिए जरा। दिस इज cos थीटा बाई 2 इनटू, ध्यान से देखिएगा बच्चों, cos थीटा बाई 2 इनटू h बाय इनटू h बाय 6, ठीक है, इनटू h बाय 6 इज इक्वल टू y का कोफिशिएंट्स यहां होगा sin थीटा होल डिवाइडेड बाय y का कोफिशिएंट है यहां पे k बाय 3 और वहां पे कांस्टेंट माइनस 1 माइनस। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें यहां से आपके पास cos थीटा निकलेगा, cos 6 cos थीटा इज इक्वल टू 2h और यहां से आएगा 3 sin थीटा इज इक्वल टू k। तो बच्चों अगर यहां से cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो आएगी 2h बाई 6 यानी कि h बाई 3 और sin थीटा की वैल्यू आएगी आपके पास k बाई 3, ठीक। और सभी बच्चे जानते हैं कि अगर हमें थीटा एलिमिनेट करना है तो सबसे आसान रिलेशन क्या होता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा को 1 कर दो तो उसके पास आपसे h और k में रिलेशन आ जाएगा। तो देखिए बच्चों मैं h और k में रिलेशन निकाल रहा हूं, ये h और k में रिलेशन आ गया। This is h square plus k square is equal to 9. This is relation of h square in k square. तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ये बात समझ में आई होगी कि h को अब हम x कर देते हैं, k को y कर देते हैं, तो ये रिप्रेजेंट करेगा एक सर्किल की इक्वेशन को जिसका सेंटर है 0,0 और रेडियस है 3 यूनिट्स। तो बच्चों अब आप ध्यान से देखिए कि मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था कि किसी भी एलिप्स का, जो एलिप्स किस फॉर्म का होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो एलिप्स का डायरेक्टर सर्किल क्या होता है, वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान से देखिए इस एलिप्स का डायरेक्टर सर्किल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर आप ध्यान से देखें तो आपका जो
इलिप्स है वो कौन सा इलिप्स है, उसका डायरेक्टर सर्किल देखिए पहले इलिप्स की इक्वेशन का। तो इलिप्स पहले आप चेक करिए आपका कौन सा था, ये आपका इलिप्स मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए ये आपका इलिप्स है, ये देखिए ध्यान से। इस इलिप्स का अगर आप ए और बी देखें तो वो आपको क्लियर कर समझ में आना चाहिए। ए आपका क्या है, ए स्क्वायर आपका 6 है और बी स्क्वायर आपका 3 है। ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर आपका 6 है और बी स्क्वायर आपका 3 है। ठीक है, ठीक है, ए स्क्वायर आपका 6 है और बी स्क्वायर आपका 3 है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो गया, 6 प्लस 3 यानी कितना हुआ 9। तो ध्यान से देखिए आपका क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आ गया, यानी इस एलिप्स का ये डायरेक्टर सर्किल है। और आपने जो इक्वेशन निकाली है वो भी एक डायरेक्टर सर्किल को ही रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि वो भी क्या निकल के आई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 ये एलिप्स का डायरेक्टर सर्किल है। इसका मतलब ये हुआ कि वो टेंजेंट्स आपस में 90 डिग्री पे ही मीट करती हैं। और यदि आपको याद ही नहीं है कि डायरेक्टर सर्किल का कंसेप्ट क्या होता है तो मैं आपको दोबारा बता दूंगा, लेकिन अभी आप ये तो समझ लीजिए कि डायरेक्टर सर्किल का मतलब ये होता है कि एक ऐसे पॉइंट का लोकस जहां से डाली गई पेयर ऑफ टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। जैसा कि यहां पर हमने आपको बताया कि एलिप्स का जो डायरेक्टर सर्किल होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और जब मैंने इस एलिप्स को अपने एलिप्स से कंपेयर किया तो उसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 6 प्लस 3 वो 9 ही निकल के आ रहा है। इसका मतलब आपने जो निकाला है वो एक डायरेक्टर सर्किल की इक्वेशन है। इसका मतलब जो टैंजेंट्स हैं वो 90 डिग्री पर मीट करती है। तो बच्चों ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन है। अब आपको कितना समझ में आया है कितना नहीं समझ में आया है ये डिपेंड करता है कि आपने पहले वाले कंसेप्ट्स कुछ आपको थोड़े बहुत पता होंगे तो समझ में आया होगा, नहीं पता होंगे तो डायरेक्टर सर्किल आपको फिर नहीं पता होगा तो फिर आपको कंफ्यूजन आ सकता है। लेकिन आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं आपको डायरेक्टर सर्किल अभी जस्ट आपको दोबारा एक बार और सिखा देता हूं ताकि डायरेक्टर सर्किल आपको हमेशा याद रहे। ठीक है, तो सभी बच्चे यहां पर हेडिंग डाल ले और इस बात को मैं दोबारा बता रहा हूं, कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टर सर्किल। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टर सर्किल। तो उसका एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है वो भी आप समझ लीजिए। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है उसके एग्जाम में। तो डायरेक्टर सर्किल का यदि आप लोगों को कंसेप्ट नहीं पता है तो मैं दोबारा बता देता हूँ। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे लिखा रहता है, वो इस तरह से दिखेगा कि फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट, find the locus of the point of intersection of tangents, find the locus of the point of intersection of tangents to ellipse, to ellipse, ellipse है आपका x square upon a square plus y square upon b square equal to 1 which meet at right angle, which meet at right angle। तो बच्चों यहां पर ध्यान से देखिएगा, यहां पर क्या है, आपको क्या समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो बच्चों ये कंसेप्ट है डायरेक्टर सर्किल का, लेकिन उसको मैंने क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया है, वो इस तरह से आपको दिखाई देगा। और अगर आप उसको डायग्राम वाइज समझना चाहें तो डायग्राम वाइज भी देख सकते हैं। जैसे मैंने आपके सामने फिर से एक अगेन एलिप्स बना रहा हूं, तो एलिप्स का एग्जांपल ले लिया, ये आपके सामने मैंने एलिप्स बनाया। अब हमें एक ऐसे पॉइंट का लोकस बताना है जहां से डाली गई पेयर ऑफ टेंजेंट्स जो होगी के बीच का एंगल क्या होगा, वो 90 डिग्री होगा। तो बच्चों हमने क्या किया, तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस पे एक जनरल टेंजेंट ड्रॉ, ये एक जनरल टेंजेंट है इस पे, ठीक है ना। एक जनरल टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है ये पता होनी चाहिए। तो बच्चों इस जनरल टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी आपको पता है, इस जनरल टेंजेंट की इक्वेशन होती है y इक्वल टू mx प्लस c, c की वैल्यू होती है प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। लेकिन बच्चों आप जानते हैं कि ये पेयर ऑफ टेंजेंट्स के लिए कह रहा है, इसलिए हमने क्या किया, एक टेंजेंट इस पे और भी ड्रॉ कर दी है, ठीक है ना। क्योंकि जो जनरल टेंजेंट होती है वो m में क्वाड्रेटिक होती है, इसका मतलब वहां पे एक टेंजेंट नहीं होती, दो टेंजेंट्स होती है। तो मैंने क्या किया,
मेरे को शो करना है कि इन टेंजेंट्स का जो मीटिंग पॉइंट होगा, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा h, k, इसका मेरे को लोकस निकालना है। और लोकस इस तरह से निकालना है कि इस h, k से डाली गई टेंजेंट्स का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। यानी कहने का स्लोप ये है कि इसका स्लोप अगर m1 है, इसका स्लोप अगर m2 है, तो m1 m2 क्या होना चाहिए, इनका प्रोडक्ट -1 होना चाहिए, तभी ये टेंजेंट्स आपस में 90 डिग्री पे इंक्लाइंड होगी और इनके पॉइंट का लोकस तभी निकल पाएगा। तो सबसे पहले बच्चों मैंने आपको अभी एक जनरल टेंजेंट लिख करके दी है। तो जनरल टेंजेंट बच्चों क्या है, अभी मैंने आपको दोबारा लिख देता हूं। दिस इज y इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दिस इज द जनरल टेंजेंट। लेकिन बच्चों ये जनरल टेंजेंट पास किससे करती है, ध्यान से देखिए, ये पास करती है h, k से। तो बच्चों आप इसको h, k से पास कराइए। तो जैसे ही पास कराएंगे तो ये बन जाएगा k इज इक्वल टू mh प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो बच्चों उसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा k माइनस एम एच इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यदि बच्चों दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये बन जाएगा k स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 2k एम एच इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चों चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, रिजल्ट आपका जो है बिल्कुल वैसे ही रहेगा। ओके, अब बच्चों ध्यान से देखिए, ये m में क्वाड्रेटिक है, तो उसको m में क्वाड्रेटिक बनाने की कोशिश करिए। तो दिस इज h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस m में क्वाड्रेटिक बनाइए माइनस 2kh प्लस k स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए बच्चों, दिस इज क्वाड्रेटिक इन m और इसके रूट्स होंगे m1 और m2, हैज रूट्स m1 एंड m2। तो बच्चों इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालिए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है c बाई a। तो बच्चों c की जगह ये है और a की जगह ये है, c बाई a। तो बच्चों जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर टेंजेंट्स 90 डिग्री पे इंक्लाइंड है। तो बच्चों अगर आप जैसे करेंगे तो आपके पास देखिए क्या रिलेशन निकल के आता है, ये आ जाएगा। इससे आप लिखेंगे k स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और बच्चों जैसा कि मैंने बताया है कि जब लोकस निकला है तो h को x कर देते हैं, k को y कर देते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चों ये आपका आंसर हो गया। दिस इज द डायरेक्टर सर्किल, इसी को हम लोग कहते हैं डायरेक्टर सर्किल, यानी एक ऐसे पॉइंट का लोकस जहां से डाली गई टेंजेंट्स 90 डिग्री पे इंक्लाइंड होगी। ठीक है ना। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें, ये एक सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसका सेंटर 0,0 है और रेडियस है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और बच्चों उसको आप रियलिटी में अगर देखना चाहें डायग्राम वाइज, तो रियलिटी में भी देख सकते हैं कि वो ऐसे कुछ डायग्राम रहा होगा। सबसे पहले आपने एक छोटा सा एलिप्स बना लिया, एलिप्स बनाने के बाद उसके ऊपर एक आपने सर्किल बना लिया, इस तरह से कोई एक सर्किल आप बना सकते हैं। और अगर आपने कहीं भी पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ की तो पेयर ऑफ टेंजेंट्स ये देखो ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरह से भी पेयर ऑफ टेंजेंट्स हो सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। इन पेयर ऑफ टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। और ये h, के कहाँ लाई करेगा, जिस पाथ में लाई करेगा उस पाथ को हम लोग कहते हैं डायरेक्टर सर्किल। तो उस डायरेक्टर सर्किल की इक्वेशन क्या होगी, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आई थिंक ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि हम इतनी देर से क्या समझाने की आपको कोशिश कर रहे हैं। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टर सर्किल। और बच्चों हाइपरबोला के लिए अगर आप कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टर सर्किल निकालेंगे तो बिल्कुल इसी तरीके से वर्क करेगा, बस वहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। ठीक, बाकी सारा काम वैसे ही चलता है, वैसे ही प्रूविंग होगी जैसे मैंने आपको उतनी देर तक समझाई है। तो बच्चों हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई थिंक आपको डायरेक्टर सर्किल का कंसेप्ट याद आ गया होगा पूरी तरीके से। तो बच्चों देख सकते हैं किस तरह से आगे बढ़ने के लिए क्वेश्चंस किस तरह से एग्जाम्स में करने पड़ते हैं, तभी क्वेश्चंस आगे होते हैं। अब बच्चों एक क्वेश्चन में काफी इजी सा दे रहा हूँ, आपसे हो सकता है जल्दी हो जाए। दिस इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है, टू एलिप्स
to ellipse x square upon 4 plus y square upon 25 equal to 1, which is parallel to line 3x minus 4y equal to 8। बच्चों हमें क्या करना है, इस एलिप्स पर टैंजेंट की इक्वेशन लिखनी है, जहां पर जो डाली गई टैंजेंट है वो उसके पैरेलल है। कैसे करेंगे? अगर आप करना चाहें तो आपके पास काफी तरीके हैं, जो तरीका आपको सूट करे आप उससे कर सकते हैं। यदि आपको डिफरेंशिएशन का मेथड क्लियर है तो आप डिफरेंशिएशन को भी यूज करके कर सकते हैं। जो मेथड आपको क्लियर है आप उससे कर सकते हैं। तो बच्चों करेंगे कैसे? सबसे पहले मैं बार बार डिफरेंशिएशन के लिए कहता हूं, तो डिफरेंशिएशन इसमें अप्लाई करके भी दिखाता हूं। सबसे पहले बच्चों कर्व की इक्वेशन को हम लोग एस कहते हैं, तो हम कर्व की इक्वेशन को एस लेट कर लेते हैं। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/4 एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, 1/25 वाई स्क्वायर का 2y हो जाएगा इंटू dy/dx, और 1 का 0। ये आ गया डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन निकलने के बाद अगर आप ध्यान से देखें तो ये लिखा है 2y/25 इंटू dy/dx इज इक्वल टू -x/2। ठीक है, 2/4 को कैंसिल कर दिया, तो बच्चों यहां से dy/dx आपका निकल के आया है -x/2 इंटू 25/2y। देखिए इंटू 25/2y। तो बच्चों आपके पास डिफरेंशिएशन निकल के आया है, दिस इज -25/4 x अपॉन y। ध्यान से ये dy/dx निकल के आया आपका। अब बच्चों आपको टैंजेंट ड्रॉ करनी है। क्या करनी है? टैंजेंट ड्रॉ करनी है। अगर आप डायग्राम वाइज देखेंगे तो आपको शायद हो सकता है जल्दी क्लियर हो जाए, तो मैं आपको डायग्राम वाइज दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये आपका एलिप्स है, तो आप मान लीजिए ये पॉइंट है x1 y1, जहां पर आपको टैंजेंट ड्रॉ करनी है। तो ये मैं टैंजेंट ड्रॉ कर देता हूं, और ये जो टैंजेंट है वो एक लाइन के पैरेलल है। उस लाइन की इक्वेशन भी आपके पास गिवन है। तो जिस लाइन के पैरेलल है उस लाइन की इक्वेशन है 3x minus 4y minus 8 equal to 0। कहने का मतलब ये है कि आप इसका स्लोप निकाल लीजिए, क्योंकि पैरेलल लाइंस का स्लोप होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, यानी इसका स्लोप 3/4 है, तो उसका भी स्लोप 3/4 होगा। ठीक है ना? तो सबसे पहले आप निकालेंगे dy/dx एट x1 y1, क्योंकि आपका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट x1 y1 वहां पे निकालेंगे तो आएगा आपका स्लोप आएगा -25x1 अपॉन 4y1। ये आपका स्लोप आ गया, और स्लोप जो होगा इस लाइन का वो उस पैरेलल लाइन के इक्वल होगा, यानी -25x1/4y1 आपका किसके इक्वल हो जाएगा? 3/4। ये 3/4 के मैंने इक्वल कर दिया। ठीक है, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो आपके पास एक रिलेशन आ गया, दिस इज -25x1 इज इक्वल टू 3y1 -25x1 इज इक्वल टू 3y1। सभी को क्लियर हो गया होगा, एक रिलेशन आपके पास आ गया x1 y1 में। तो बच्चों आपके पास x1 y1 में अगर दूसरा रिलेशन भी आ जाए तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है ना? कैसे काम बनेगा आपका? आप कहोगे सर इसका तरीका ये है कि हम देखेंगे कि जो x1 y1 है वो उस कर्व को सेटिस्फाई करता है, तो सेटिस्फाई करा दीजिए। दिस इज x1 स्क्वायर अपॉन 4 y1 स्क्वायर अपॉन 25 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो सेटिस्फाई करता है। अब बच्चों y1 की वैल्यू उठा करके इसमें आप पुट कर दीजिए, तो आपके पास x1 आ जाएगा, x1 आ जाएगा तो y1 आ जाएगा, x1 y1 आ जाएगा तो आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ जाएगा, जिसपे आप टैंजेंट अब आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे ड्रॉ करेंगे? t बराबर 0 करके ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो बच्चों x1 y1 पॉइंट निकालने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वो मेहनत आप कर लीजिए तो आपका काम हो जाएगा। तो दिस इज x1 स्क्वायर बाय 4। तो बच्चों y1 की वैल्यू कितनी है आप पुट करिए, y1 की वैल्यू कितनी है? दिस इज y1 की वैल्यू यहां से निकालिए बच्चों, तो कितनी आएगी? y1 की वैल्यू आएगी -25x1/3। ये y1 की वैल्यू आएगी। अब y1 की वैल्यू बच्चों निकाल करके आप यहां पर पुट कर दीजिए। कैसे पुट करेंगे? 25 का स्क्वायर, यानी कि 25 इंटू 25 एक कैंसिल हो जाएगा, इसलिए स्क्वायरिंग मत करो, इंटू x1 स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये आ गया, सबको समझ में आ गया होगा।
ध्यान से देखिए, नीचे एक 25 है, 25 को लिख दीजिए। तो y1 का स्क्वायर मैंने यहाँ करके डाला है, और बच्चों y1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो मैंने y1 का स्क्वायर दिस इज 25 इंटू 25 x1 स्क्वायर बाय 9 ये यहाँ पर पुट कर दिया है, ठीक है। तो y1 का स्क्वायर सभी बच्चों को यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो दिस इज x1 स्क्वायर बाय 4 प्लस 25 x1 स्क्वायर बाय 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर है। अब आप बच्चों इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, जितना आप सिंप्लीफाई कर पाए x1 स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिए। तो 9 और 4 का एलसीएम कितना होता है? 36 होता है। 36 से पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 36 ऊपर आएगा तो 4 9 जा 36 हो जाएगा। 36 ऊपर आएगा फिर से तो 9 4 जा 36 हो जाएगा, तो 25 24 100 हो जाएगा। तो यहाँ 36 इक्वल टू 0। तो 109 x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 36, यानी x1 की वैल्यू आ गई बच्चों 36 अपॉन 109 का स्क्वायर, ये हो गई। और बच्चों x1 अगर आप पुट करेंगे तो आपका y1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो y1 आपका मैंने ऑलरेडी लिखा है -25/3 x1 आपका क्या है? √36 अपॉन 109। x1 y1 आ गया। अब आप टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हैं, t बराबर 0, t इक्वल टू 0। t आपका क्या है बच्चों? t आपका पता है, यानी हो जाएगा x इंटू x1 y1 पॉइंट आपको पता पड़ गए, y इंटू y1 -1। तो बच्चों मैंने टैंजेंट की इक्वेशन भी यहाँ पे लिख दी है, लेकिन टैंजेंट की इक्वेशन जिस कंसेप्ट को यूज करके करी है वो कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन है। तो डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल कैसे करते हैं ये आपको मैंने अभी सिखाया कि डिफरेंशिएशन को यहाँ पे यूज करके क्वेश्चन को किया जा सकता है। तो डिफरेंशिएशन में जो dy बाय dx होता है वो बेसिकली हमें स्लोप देता है। आपने देखा कि स्लोप किस तरह से निकाला है। उसके बाद बच्चों हम लोग और भी कुछ बातें समझ लेते हैं। सबसे पहले अब हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं कि किसी भी अगर हम नॉर्मल की इक्वेशन लिखना चाहें तो हम नॉर्मल की इक्वेशन को किस तरह से लिखें। तो नॉर्मल की इक्वेशन निकालने का कंसेप्ट ये आपको सबको समझना पड़ेगा। तो बच्चों अगर आप एलिप्स अभी थोड़ी देर पहले बनाए थे तो आप उस एलिप्स को रिव्यू कर लीजिए और उस पर टेंजेंट के लिए एक बार सोचिए, तो आपको नॉर्मल का भी तरीका याद आ जाएगा। तो सबसे पहले आपने कंसेप्ट ऑफ टेंजेंट जो देखा था उसको आप थोड़ा सा रिकॉल करिए। ये आपने एक टेंजेंट ड्रॉ की थी और टेंजेंट का आपने बताया था कि स्लोप क्या होता है, t इक्वल टू 0 करके लिखी थी। तो क्या आया था टेंजेंट का स्लोप? ये आपका s है, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो आप अपने पेजेस पढ़ लिए और बताइए मेरे को कि यहाँ पर जो हमने टेंजेंट का स्लोप लिखा था वो क्या था। तो जब t बराबर 0 करके आपने टेंजेंट का स्लोप लिखा था वो आया था माइनस बी स्क्वायर x1 अपॉन a स्क्वायर y1। ये आया था टेंजेंट का स्लोप। ये पॉइंट है आपका x1 y1, ठीक है। तो बच्चों नॉर्मल का स्लोप क्या होगा? नॉर्मल का स्लोप होगा आपका a स्क्वायर y1 अपॉन b स्क्वायर x1। ये नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल आपको पता है टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है, ये आपके सामने मैंने जस्ट अभी नॉर्मल ड्रॉ किया हुआ है। तो बच्चों अब नॉर्मल की इक्वेशन हम निकाल सकते हैं क्योंकि पॉइंट पता है, नॉर्मल का स्लोप पता है, आप आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? हम निकालेंगे नॉर्मल की इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल टू a स्क्वायर y1 अपॉन b स्क्वायर x1 टाइम्स x माइनस x1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो सभी बच्चों को यहाँ पे नॉर्मल की इक्वेशन समझ में आनी चाहिए कि नॉर्मल की इक्वेशन को मैंने किस तरह से निकाला है। अगर आप उसको और भी सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सिंप्लीफाई हो सकता है। दिस इज b स्क्वायर x1 y माइनस b स्क्वायर x1 y1 इज इक्वल टू a स्क्वायर y1 x माइनस a स्क्वायर y1 x1। इतना फॉर्म आ गया। अब आप क्या करिए, x1 y1 के टर्म्स कनेक्ट कर लीजिए जरा, तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गया x1 y1 के टर्म्स यहाँ कलेक्ट कर लेते हैं, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और ये है x y1 a स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर x1y। अब इसको थोड़ा सा और ढंग से लिख लीजिए आप। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा होपफुली। अब पूरी इक्वेशन को x1 y1 से आप डिवाइड कर लीजिए। तो x1 y1 से आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो फाइनल इक्वेशन निकल के आएगी वो मैं लिख देता हूं। तो यहाँ पर x1 y1 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा a स्क्वायर x1 y1, y1 चला गया, x अपॉन x1, ठीक, माइनस बी स्क्वायर x1 y1 से किया है तो x1 चला गया, y अपॉन y1। तो बच्चों ये आपके पास एक नॉर्मल की इक्वेशन है। तो बच्चों आपके पास ये एक नॉर्मल की इक्वेशन है, लेकिन नॉर्मल की इक्वेशन किसके लिए है बच्चों? ये एलिप्स के लिए है। किसके लिए? एलिप्स के लिए। अब बच्चों अगर हम पैरामीट्रिक फॉर्म में नॉर्मल की इक्वेशन लिखना चाहिए तो वो भी लिख सकते हैं। बस पैरामीट्रिक फॉर्म के लिए हमें करना ये होगा कि x1 y1 की जगह a cos थीटा कॉमा b sin थीटा लिखना पड़ेगा। यानी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पैरामीट्रिक फॉर्म वो लिखना चाहें बच्चों तो हम वो भी लिख सकते हैं। बस आपको x1 की जगह ये और y1 की जगह ये पुट करना पड़ेगा तो नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी। दिस इज y माइनस बी साइन थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर x1 की जगह आ गया a cos थीटा, b स्क्वायर y1 a स्क्वायर y1। तो ध्यान से देखिए, दिस इज a स्क्वायर y1 की जगह है b साइन थीटा, b स्क्वायर x1 की जगह है a cos थीटा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। ये हो गया। ठीक है बच्चों, ये हो गई नॉर्मल की इक्वेशन। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास कुछ वैल्यूज निकल के आएंगी। मैं लिख देता हूं, दिस इज y माइनस b sin थीटा इज इक्वल टू, दिस इज a by b tan थीटा टाइम्स x माइनस a cos थीटा। तो बच्चों आप सिंप्लीफाई करिए भले इसको। दिस इज tan थीटा को आप sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख लीजिए तो आपके कुछ टर्म कैंसिल भी हो जाएंगे। तो ये b cos थीटा इंटू y यानी y इंटू b cos थीटा माइनस b इंटू b स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा इज इक्वल टू ax साइन थीटा, ठीक है, ax साइन थीटा माइनस a स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा। यहां तक समझ गए आप? अब बच्चों थोड़ी सी मेहनत और कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। साइन थीटा cos थीटा की टर्म्स कॉमन ले लीजिए तो यहां पर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और वहां पर है ax साइन थीटा माइनस by cos थीटा। ठीक है, अब पूरी इक्वेशन को साइन थीटा cos थीटा से डिवाइड कर लीजिए तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ cos थीटा आएगा तो ये हो जाएगा ax sec थीटा, साइन थीटा यहाँ नीचे साइन थीटा आएगा, cos थीटा कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा by cos sec थीटा। तो आपके पास बच्चों ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी मैंने आपको निकाल करके दे दी है। दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर एलिप्स। जैसे बच्चों ज्यादातर बच्चों को इस नॉर्मल की इक्वेशन भी याद रहती है तो आप भी याद रख सकते हैं, तो काफी अच्छी बात है। मैंने आपको पहला आपको नवे में बताए थे कि स्लोप m में नॉर्मल की इक्वेशन होती है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। उसी तरीके से बच्चों ये पैरामीट्रिक फॉर्म में इलिप्स के लिए नॉर्मल की इक्वेशन है, यानी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल in parametric form for ellipse so this is very important। अगर आप इसको याद रख सकते हैं तो जरूर याद रखिए, वरना आपसे आगे चल के बड़े जो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं वो हो नहीं पाएंगे। अगर आप इसको याद रखते हैं तो आपको आगे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आई थिंक आप लोग को क्वेश्चंस काफी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों हम लोग अब आगे क्या करते हैं, ये क्वेश्चन आपको करने के लिए दे रहे हैं, वो क्वेश्चन आप करने की कोशिश करिएगा और मेरे को बताइएगा वो क्वेश्चन किस तरह से हो सकता है। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप उसको करके मेरे को सेंड करेंगे।
तो बच्चों एक क्वेश्चन आपके लिए मैं स्पेशली आपको दे रहा हूँ, वो आपको करना है और मेरे को सेंड करना है। क्वेश्चन इज, तो क्वेश्चन है बच्चों, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन the angle between the pair of tangents drawn to ellipse की इक्वेशन है 3x square plus 2y square is equal to 5 from the point 1, 2 is tan inverse 12 by root 5। तो बच्चों क्वेश्चन आपके सामने है, आपके पास है प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन टू इलिप्स फ्रॉम द पॉइंट 1, 2 इज tan इनवर्स 12 by root 5। तो बच्चों ये काम आपके लिए है, ये आपको करना है। इसका तरीका आपको पता होगा कि पेयर ऑफ टेंजेंट्स के लिए हमने क्या कंसेप्ट बताया है। सबसे पहले आपको जितने तरीके बताए हैं उनको अप्लाई करिए, आपसे क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। टेंजेंट का स्लोप आपको पता है m1 m2, जनरल टेंजेंट की इक्वेशन आपको पता है y इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आप उसको 1, सबसे पहला स्टेप अगर बिल्कुल आपको नहीं आता है तो ऐसे समझ लीजिए, आप क्या करिए, सबसे पहले एक जनरल टेंजेंट की इक्वेशन लिखिए y इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और a और b को निकालने के लिए आप अपने इलिप्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए, यानी कि RHS में 1 बना लीजिए, तो आपके पास a और b आपको पता पड़ जाएगा। उसके बाद ये जो जनरल टेंजेंट है ये 1, 2 से पास होती है, इसको पास करा दीजिए, तो आपके पास m में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, उसके रूट्स होंगे m1 और m2। तो बच्चों आप क्या करिए, उसका सम ऑफ रूट्स निकाल लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लीजिए, उसके बाद डिफरेंस ऑफ रूट्स निकाल लीजिए, यानी m1 माइनस m2 को लिख लीजिए स्क्वायर रूट ऑफ m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2, तो उससे आपके पास डिफरेंस ऑफ रूट्स आ जाएगा। उसके बाद tan थीटा आप अप्लाई कर दीजिए, tan थीटा होता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का मॉड, तो m1 माइनस m2 यानी डिफरेंस ऑफ रूट्स निकाल चुके हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल चुके हैं, ये वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो आपके पास दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल निकल करके आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया है तो उस क्वेश्चन को करिए और मेरे को सेंड करिए, ठीक है।